डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कंटेंट। चैप्टर 11 अमानिका फिर मेहता परिवार से टकराए। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था के बार बार कहने पर नताशा देवांश को बहुत सारे मैसेज करती है, मगर देवांश किसी का जवाब नहीं देता। अब आगे अनामिका को हमेशा से लगता था कि उस रात अस्पताल में जो आग लगी थी वह अपने आप नहीं लगी थी। अचानक से बारिश वाली रात में इतनी बड़ी आग लग गई कि सब कुछ राख हो गया। हमेशा इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने वह आग जानबूझकर लगाई थी। आदेश बोला, बॉस, अगर मुझे सचमुच पता चला ना कि किसी ने जानबूझकर वो आग लगाई थी और उसकी वजह से आपको मेहता परिवार में इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी तो मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जब अनामिका ने के देखा कि ऑलमोस्ट उसके जाने का टाइम हो गया है और श्रेया लगभग उनकी भी डिसाइड की हुई जगह पर पहुंच गई होगी, तो उसने कॉल कट के नीचे जाते हुए कहा, मोम, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सीता जी पूछना चाहती थी कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने जा रही है, मगर उन्हें डर था कि वह उसे डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं महेश को कहूँ तुम्हें ड्राइव करने के लिए। तभी नताशा बोली, मोम, मैं अभी अभी महेश अंकल के साथ कहीं जा रही थी अपने एक दोस्त से मिलने। ये सुनकर सीता जी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह बोली, क्या डेविड तुम्हें नहीं ले जा सकता? डेविड अंकल तो यहाँ इस टाइम पर हमेशा ही सोते रहते हैं। अगर हमने अभी उन्हें जगाया तो बहुत अच्छे हालात में नहीं रहेंगे और इस तरह आधे नींद वाली हालत में ड्राइविंग करना सेफ नहीं है। नताशा बोली और फिर समझने का नाटक करते हुए अनामिका को देखकर बोली, अनु, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके उसके साथ मिलना कैंसिल कर दे सकती हूँ। उसके बाद महेश अंकल तुम्हें ले जाएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं कार चला सकती हूँ। लेकिन तभी अनामिका को याद आया कि जिस दिन उसे लेने के लिए महेश अंकल आए थे तो वह रोल्स रॉयस बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए उसने पूछा, क्या और कोई गाड़ी है घर में? सीता जी ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। पहले ड्राइवर अंकल के साथ गैरेज में जाओ और जो चाहिए वह तुम ड्राइविंग के लिए चूज कर सकती हो, कोई भी एक। अनामिका सरप्राइज हो गई। सीताजी ने इंटरकॉम से डायरेक्टर महेश अंकल को कनेक्ट किया और कहा, महेश यहाँ आओ और अनु को गैरेज में लेकर जाओ। वह गैरेज लगभग 2 फ्लोर्स में था और वहां पर बहुत तरह की लिमिटेड एडिशंस गाड़ियां रखी हुई थी, अलग अलग कलर्स में। मेरे परिवार करता क्या है? अपने सामने इतनी सारी लग्जरियस गाड़ियों को देखकर अनामिका शॉक हो गई और आखिर में उसने पूछ लिया, मिस अनामिका, क्या आपको नहीं पता? महेश अंकल सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा था कि श्रवण जी को सब पहचानते हैं क्योंकि वह इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। आफ्टर ऑल, कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जानता होगा? वह बोली, बॉस, इंडिया के सबसे अमीर इंसान है और लगातार 12 सालों से वह नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। लेकिन जब पिछले साल बॉस रिटायर हो गए तो यंग मास्टर ने ग्रुप टेक ओवर कर लिया और वह इंडिया का सबसे अमीर इंसान बन गए। भले ही नाम किसी का भी हो, लेकिन सब ओबरॉय परिवार का हिस्सा थे। अनामिका समझ गई। मदन ने और मीना ने पहले कहा था कि उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते, लेकिन उसका कारण यह था। थोड़ी देर बाद एक फ्लैशी स्पोर्ट्स कार ओबरॉय मेंशन से निकली और मेनन रोड पर दौड़ने लगे। अनामिका ने सबसे सस्ती की गाड़ी चूज की थी, मगर वह भी करोड़ों की थी, अट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। अनामिका ने उस कार को एक नजदीक के ही अंडरग्राउंड गैराज में पार्क कर दिया, जहां श्रेया उसका कुछ देर से इंतजार कर रही थी। जब अनामिका उसे गाड़ी से उतरी तो श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अनामिका के लिए लग्जरियस कार की तरफ कुछ सेकंड देखने के बाद क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या ये तुम्हारी फैमिली की गाड़ी है? भले ही श्रेया जानती थी कि अनामिका इस वक्त मुंबई के मालाबार हिल वाले एरिया में रह रही है, जहां काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ये गाड़ी कोई मामूली अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रेया ने शौक होते हुए पूछा, तुम्हारी बायोलॉजिकल फादर की फैमिली कौन सी है? ओबरॉय फैमिली। श्रवण ओबरॉय।
श्रेया की हैरानी से बड़ी हो गई। तुम उन्हें जानती हो? कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जान सकता? अनु, तुम बहुत लकी हो, श्रेया ने एक्साइटेड होकर कहा। एक बार यह मेहता परिवार को पता चल गया ना तो वह 7 जन्म तक रोएंगे। थोड़ी देर बाद वह लोग एक लग्जरियस प्राइवेट मेंशन में पहुंचे जो लाइट्स में जगमगा रहा था। उस मेंशन में 22 एंट्रेंस थे और अगर उसे आसमान से देखा जाए तो वह किसी बच्चे की सूरज की ड्राइंग लग सकता था। वहां पर हर एक गाड़ी अलग अलग एंट्रेंस से इंटर हुई और अलग अलग गराज में जाकर रुकी और पार्किंग करने के बाद सब लोग अपने अपने एलिवेटर से प्राइवेट रूम में पहुंचे। इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी दूसरे गेस्ट को नहीं देख सकता था और प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी कोई उनसे नहीं मिल सकता था। यहाँ की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से ही यहाँ की एंट्री टिकट की डिमांड बहुत हाई थी, लेकिन श्रेया जो देसाई परिवार की प्रिंसेस थी उसके लिए टिकट कोई बड़ी बात नहीं थी और उसके अलावा वह और अनामिका यहाँ रेगुलर आते जाते थे। पार्किंग के बाद उन्होंने तीसरे फ्लोर की प्राइवेट रूम के लिए एलिवेटर लिया जो पूरी तरह से ड्रिंक और स्नैक से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नताशा ऐसी जगह पर पहले ही बार आई थी। अगर उसकी एक अच्छी दोस्त उसे गाइड नहीं कर रही होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर कैसे जाना है। यह एक गॉर्जियस प्राइवेट मेंशन था जो सचमुच एक अंडरग्राउंड ऑप्शन हाउस। नायरा, तुम ऐसी जगह के बारे में कैसे जानती हो? नताशा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड नायरा खन्ना को बताया था कि दोपहर में कि उसे नहीं पता कि उसे बीमार देवेंद्र जी को क्या गिफ्ट देना है, तो नायरा ने ही उसे यहाँ आने का सॉल्यूशन दिया। मैं यहाँ अपने भाई के साथ कई बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रेयर और प्रेशियस चीज मिलती है, बस तुम रुको और इंतजार करो कि देवेंद्र जी को पसंद का कुछ मिलता है या नहीं। अगर तुम्हें वैसे कुछ मिल गया तो उसे खरीदकर उन्हें दे देना, वह डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। नायरा भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे लगा कि देवेंद्र जी को नॉर्मल लग्जरियस चीज पसंद होगी, लेकिन उनके ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए यहाँ ऑप्शन से चीज खरीदना ज्यादा बेहतर होगा जो मार्केट में नहीं अवेलेबल होती। हम और कोई क्यों नहीं दिख रहे? नताशा कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर सब प्राइवेट रूम है। इस हाल में टोटल 32 रूम से टोटल जो पूर्व सर्कल में है और स्टेज मिडिल में, लेकिन कोई भी स्टेज का होस्ट नहीं करेगा। ऑक्शन ऑटोमेटिक होगा। क्या तुम्हें पता है हर रूम में एक बड़ी ग्लास वॉल है जिससे हम आसानी से ऑप्शन आइटम्स को देख सकते हैं। हम बाहर तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई हमें अंदर नहीं देख सकता। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर नताशा को थोड़ी जलन होने लगी। अगर उसके पांचों भाई उससे पहले यहाँ लेकर आए होते तो उसने इतना कुछ मिस नहीं किया होता। वहीं प्राइवेट रूम नंबर 1 में ऋषि देवांश के पीछे खड़ा था। उसने कहा, रिस्पेक्टफुली कहा, सर, हॉट इजी हर्ब आखिरी में आएगा। देवांश जो सोफे पर बैठा हुआ था उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ। उसने सुना था कि हॉट इजी हबर हॉट डिजीज पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए वह यहाँ ऑप्शन में उसे खरीदने आया था और खरीदने के बाद वह मेडिकल एक्सपर्ट को और स्टडी के लिए दे सकता था। ऑक्शन स्टार्ट हो गया। ऑक्शन स्टार्ट होते ही स्टेज 2 हिस्सों में बंट गया और ऑक्शन की पहली चीज ऊपर दिखाई थी और उसे बड़ी सी स्क्रीन पर उसे चीज की पूरी हिस्ट्री और उसकी वैल्यू दिखाई देने लगी। उसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर उसे आइटम के एवरी डिटेल, एवरी पार्ट को क्लियरली दिखाया जा रहा था। ये पहला आइटम हार्ट रिवाइव रिपोर्टेडली था जो हार्ट डिजीज पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे उन्हें काफी बेहतर महसूस होता था। अगर कोई इंसान ठीक है तो इसे पीने से उसकी हेल्थ काफी अच्छी रह सकती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे पी लेने से दर्द से तुरंत आराम मिल सकता है और दूसरी मेडिसिन के साथ मिलने पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। इसके सिस्टम एक्सप्लेनेशन के दौरान ही हॉट रिवाइव मेडिसिन स्क्रीन पर क्लोजली दिखाई देने लगी ताकि सब लोग उसे क्लियरली देख पाए। अनु, क्या ये वह बचा हुआ पदार्थ नहीं है जो पिछली बार तुमने हॉट इसी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ, अनामिका ने बिल्कुल छुपाया और सच्चाई से जवाब दिया, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। भले ही सामने वाली दवाई हॉट इस मेडिसिन की तरह इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन उसे में अभी भी कुछ मेडिसिनल वैल्यू थी, इसलिए वह बर्बाद बिल्कुल नहीं होगी। प्राइस शुरू होगा 20,000 से। प्राइस देखकर श्रेया हैरान हो गई और बोली, सिर्फ बचे हुए छोटे से सामान के भी 20,000? वॉल के सामने 3 बटन थे जिन पर लेवल लगे थे 10,000, 50,000 और 1,00,000 के। दूसरे शब्दों में सबसे मिनिमम बोली 10,000 रुपए के लगाई जा सकती थी। श्रेया सामने ऑक्शन में चल रही दवाई के बढ़ते हुए दाम को देख रही थी। काफी सारी बिल्डिंग के बाद उसे दवाई की कीमत ऑलरेडी 2 लाख तक पहुंच गई थी। नताशा, ये काफी अच्छा है, तुम इसे खरीद कर देवेंद्र जी के लिए शुभ बना सकती हो। यह उनकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा और वह समझ जाएंगे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और उन्हें बहुत पसंद भी आएगा। नताशा भी ये खरीदना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग उसे खरीदने के लिए काफी ऊंची बोली लग रहे थे।
उसने कई बार 10,000 वाले बटन को दबाया था मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया और 2 बार 1 लाख वाले बटन को दबा दिया। पूरा रूम और शांत पड़ गया। 2,50,000 की बोली पहली बार लगाई गई है। 250000 250002 2,50,000 3 सोल्ड। कंग्रेचुलेशन। बॉक्स नंबर 19 आपको ये हॉट रिवाइव की बोतल मिलती है। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दवाई में जो बचा हुआ मटेरियल था उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो सकती है। उसने पूछा, अनु क्या अगली बार वह बचा हुआ पदार्थ में ले सकती हूँ? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है। ही तुम मदद कर सकती हो ना उसे इस्तेमाल करने में। वही नताशा फाइनली ऑक्शन जीत गई तो उसने एक्साइटमेंट के मारे अपने बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लिया। अगले कुछ आइटम्स सब डेकोरेशन के लिए थी जिसमें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह जल्दी घर चली गई सूप बनाने। जब तक मैन ऑक्शन स्टार्ट हुआ तब तक 2 घंटे लेट हो चुकी थी। सर हॉट ईजी मेडिसिन, ऋषि बोला। स्टेज पर कुछ फ्रेश ग्रीन प्लांट स्टेज पर दिखाई दिए जो काफी महंगे थे। प्राइस शुरू होगी 100,000 रुपीज से। ऋषि जानता था कि उसके बॉस को ये चीज चाहिए तो उसने सबसे पहले आगे बढ़कर 10 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतनी बड़ी अमाउंट एक ही बार में देखकर सारे लोग शॉक हो गए। 10 लाख रुपए डायरेक्ट शायद जीतना चाहता है, लेकिन दूसरे बॉक्स वाले इंसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिडिंग स्टार्ट हो गई। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। श्रेया ने आगे बढ़ती हुई बोली को देखा और पूछा, अनु हम कितना बिड कर सकते हैं? और 10 लाख हिट कर दो। श्रेया ने बिडिंग बटन लगाया तो 1 लाख की चीज 50 लाख तक पहुंच गई थी। रूम में शांति फैल गई। 10 लाख रुपए सिर्फ अच्छे हो हॉट जी हाउस के लिए नहीं थे, सिर्फ 1 के लिए थे और 6 के लिए, इसका मतलब 3 करोड़ होंगे। इसलिए किसी की और हिम्मत ही नहीं हुई आगे बोली बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही श्रेया और अनामिका ने सोचा कि वह जीत गए बॉक्स नंबर 1 से, किसी ने फिर बोली आगे बढ़ा दी 60 लाख रुपए, जिससे रूम एक बार फिर शॉक हो गया। अनामिका और श्रेया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉक्स नंबर रूम 1 में बैठा इंसान इतनी आगे बोली बढ़ाएगी, लेकिन बॉक्स नंबर 3 में बैठी हुई अनामिका भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आगे बोली बढ़ाई -70 लाख। बॉक्स नंबर 1 -80 लाख। बॉक्स नंबर 3 गुस्से में -90 लाख। बॉक्स नंबर 1 करोड़। पूरा रूम शांत बढ़ गया। सब लोग बॉक्स नंबर 1 और 3 के बीच में हो रही लड़ाई को देख रहे थे, जिसमें बॉक्स नंबर 2 जो उन दोनों के बीच था उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वह उन दोनों बिग शॉट के बीच में सैंडविच बना रहा था। अनु हम और हाई बिड नहीं कर सकते ना? हम हॉट हब से जो मेडिसिन बनाते हैं वह भले ही बहुत महंगी होती है मगर उनकी कीमत 1 करोड़ तो नहीं होती है। बिड फिर से आगे बढ़ी तो श्रेया ने शॉक होकर बॉक्स नंबर 1 की तरफ देखते हुए कहा, उस बॉक्स में जो लोग बैठे हुए हैं वह कोई सिंपल नहीं है, हमें केयरफुल होना होगा। हॉट हर्ब से हम लक्ष्मी दादी की जान बचा सकते हैं, अनामिका बोली और उसने फिर से 10 लाख बोली आगे बढ़ा दी। मुझे आज किसी भी कीमत पर वह चाहिए। अनु बॉक्स नंबर 3 ने फिर 10 लाख रुपए बढ़ा दिया। सब लोग हैरान हो गए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हॉट प्लानेट के लिए कोई इतनी दाम लगाएगा। कौन है ये लोग सर? ऋषि ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बोली इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने पूछा, क्या हमें बोली आगे बढ़नी चाहिए? प्राइस ऑलरेडी मेडिसिन की वैल्यू से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ो। देवांश की आवाज अभी भी बहुत ही कूल और शांत थी। कैप मेंटेन करो। यस सर। ये सुनते ही ऋषि ने तुरंत 30 लाख की बोली बढ़ा दी। बॉक्स नंबर 1 ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए अनाउंस किया। जैसे ही ऑटोमेटिक वॉइस ने ये अनाउंस किया, श्रेया गुस्सा हो गई। ये रिडिक्यूलोस है। क्या हो क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ प्लांट ही तो है। कौन है ये बेवकूफ जो इतनी ज्यादा कीमत लगा रहा है? क्या पैसे पेड़ पर होते हैं उनके लिए? 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक प्लांट के लिए, इसका मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपए 6 के लिए। यह ऐसा दाम था कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी बॉक्स नंबर 3 से अनामिका ने बिड आगे बढ़ाए 1 करोड़ 50 लाख। श्रेया ने अनामिका को देखा और हैरानी से बोली, अनु तुम आगे भी बोली लगाओगी? उन 6 प्लांट की कीमत अब 9 करोड़ हो चुकी थी। अगर उन्होंने हॉट स्पल्स को इससे बना लिया और बेचा तो उन्हें सिर्फ 6 करोड़ की मिलेंगे। उनका तो है 3 करोड़ का नुकसान होगा। वही बॉक्स नंबर 1 में बैठे हुए देवांश का फोन अचानक बजा। ये कैलाश अंकल थे जो हमेशा उसके दादू का ख्याल रखते थे। देवांश बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस नताशा सूप लेकर आई थी और जैसे ही सर ने वह पिया अचानक उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कंडीशन बिगड़ती जा रही है, उनकी हार्ट बीट भी धीमी होती जा रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था मगर क्या तुम यहाँ आ सकते हो?
ये सुनकर रूम देवांश की आवाज ठंडी हो गई और उसने पूछा क्या दिया था उसने दादू को पीने के लिए। उन्होंने कहा कि यह एक तरह का टॉनिक है जिसे सूप में मिलने पर हार्ट की कंडीशन अच्छी हो जाती है। और आप वहां बैठकर यह सब होते हुए देखते रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सर बहुत खुश थे और मेरी बात सुनी नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने जिद करके वह सारी दवाई पी ली। देवांश खड़ा हुआ और बॉक्स से बाहर निकलने लगा। सर, क्या हम आगे बोली नहीं बढ़ाएंगे? ऋषि बोला, लेकिन अपने बॉस के आसपास का ऑरा महसूस करके उसने पूछा, क्या आपका दादाजी के साथ फिर से कुछ हुआ है? देवांश की आवाज बहुत कोल्ड थी। उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई है नताशा के बने हुए सूप को पीने के बाद। मिस्टर नताशा ने सूप बनाना कब सीखा? और यह सब कब हुआ? वह कब उनसे मिलने चली गई? ऋषि ने देवांश को फॉलो करते हुए कहा, क्या हमें मिस अनामिका को फोन करके बताना चाहिए, अगर उन्हें एक बार देखने के लिए? ये सुनते ही देवांश के कदम रुक गए और अचानक उसे ब्राइट चमकती हुई आंखों वाली लड़की की याद आई। आखिरी बार मिस अनामिका ने ही बिग बॉस को वापस ठीक किया था। सर, आपको अभी मिस अनामिका को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्यों ना आप उसे कॉल कर ले। देवांश ने उसे एक नज़र देखा और अपना फोन निकाला। वही रूम में अभी भी बिडिंग हो रही थी। टेंशन की मारे श्रेया ने अपने सांसें रुकी हुई थी और वह सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, आगे बोली मत बढ़ना, आगे बोली मत बढ़ाना। 1,50,00,000 दो। अनामिका की नज़र ग्लास वॉल से बॉक्स नंबर 1 पर गई। वह लोग आगे बोली क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? 1,50,00,000 3 और सोल्ड। ये, श्रेया ने एक्साइटमेंट में अनामिका को गले लगाते हुए कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बॉक्स नंबर 1 ने आगे बोली नहीं बढ़ाई। कंग्रेचुलेशन बॉक्स नंबर 3, आज आप लोगों ने 6 हाथ हिजी हॉक जीते हैं। अनु, हम फाइनली जीत गए। श्रेया इतनी खुश थी कि वह खुशी के मारे उछल रही थी। ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकालकर देखा तो कोई अननोन नंबर था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक गहरी और डिप आवाज आई, मैं बोल रहा हूं देवांश सिंघानिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH12 अनामिका को फिर देवेंद्र जी को बचाना है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने दोस्त श्रेया के साथ ऑप्शन में पहुंचती है, वही देवांश भी उसी चीज को खरीदने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन अचानक देवेंद्र जी की तबीयत खराब हो जाती है। अब आगे, अनामिका ने अपना फोन अपने कान के पास लाया तो दूसरी तरफ से डिप और मैग्नेटिक आवाज सुनाई थी, मेरे दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई है, आपकी मदद की जरूरत है। अनामिका कंफ्यूज हो गई। देवेंद्र जी की हालत तो ठीक होनी चाहिए, फिर से गलत क्या हुआ? कहाँ हो तुम? इस वक्त देवांश के बाद बहुत ही लो और काफी कैप्टिव थी, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। तो क्या आप सबरस के पास जो होली क्रॉस चर्च के पास मिल सकते हैं? होली क्रॉस चर्च इस मेंशन से ज्यादा दूरी पर नहीं था, अगर वह कुछ शर्ट कर इस्तेमाल करे तो अनामिका वहां जल्दी पहुंच सकती थी। देवेंद्र हैरान हो गया। एक पुरानी बिल्डिंग थी जो 80 में बनाई गई थी, अब वहां पर कोई भी प्रे नहीं करता था और वह लगभग खंडहर होने वाली थी। ये लड़की वहां क्या कर रही है? कॉल कट करने के बाद अनामिका श्रेया से बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मुझे होली क्रॉस चर्च ले चलो, मुझे कुछ काम है। ऑलराइट। श्रेया जानती थी कि अनामिका को बहुत कम होते हैं, इसलिए उसने आगे न पूछते हुए कहा, मैं तुम्हारा सामान बाद में भेज दूंगी। यहाँ पर बहुत सारे अभी भी काम थे, इसलिए अनामिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके। होली क्रॉस चर्च के एंट्रेंस पर देवांश से दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। क्या अनामिका यहाँ पर फोटोशूट के लिए आई है? शायद हो सकता है वह इसलिए है, आजकल की लड़कियों को ऐसा पसंद होता है। पूरी तरह से शांत देवांश की नज़र दूर पर बनी हुई थी। तभी दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया तो ऋषि जल्दी से बोला, वह मिस अनामिका है, मैं जानता था वह पक्का यहाँ फोटोशूट के लिए आई होगी। एक वाइट ड्रेस में पीछे डालते हुए सूरज के साथ अनामिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके फॉलोइंग ड्रेस और लहराते हुए बालों की वजह से वह एक परी लग रही थी जो डायरेक्ट पेंटिंग से निकली हो। एक पल के लिए ऋषि की भी आंखें उस पर जम गई। अनामिका के वहां पहुंचते ही उसने कोटेसी के तौर पर दरवाजा खोलते हुए कहा, मिस अनामिका प्लीज अंदर बैठें। मिश्का ने बैक सीट पर बैठे हुए आदमी की तरफ देखा और उसके बगल में बैठते हुए बोली, देवेंद्र जी कैसे हैं? देवांश अभी भी अनामिका की प्रेजेंस से मेमोरीज था और उसने जवाब दिया, कोई उनके लिए कोई सूप लेकर आया था जो उन्होंने पी लिया और वह अभी सर्जरी में है। क्या वह सूप किसी जान पहचान वाले ने पिलाया था? हाँ। अनामिका को कल देवेंद्र जी की हालत याद आ गई। अगर उन्होंने कोई सूप भी पिया था तो उनकी हालत इतनी नहीं बिगड़नी चाहिए थी, पक्का उस सूप में कुछ गड़बड़ होगी। मिस अनामिका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? आप कितनी साल की हैं?
ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए पूछा, आप अभी भी हाई स्कूल में होगी है ना? वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची दिखती थी। मैं 18 साल की हूँ। अनामिका की टोन बिल्कुल कैजुअल थी। मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं, बस उनका इंतजार है। 18? वो कितनी यंग है? ऋषि बोला, आप सिर्फ 18 साल की है और आप अभी से इतनी बड़ी डॉक्टर है। क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं। तो आप? ऋषि अपनी बात खत्म कर पाता उसे पहले ही अचानक गाड़ी थोड़ी सी लड़खड़ा गई, जिससे अनामिका का बैलेंस बिगड़ गया और वह देवांश की तरफ गिर गई। देवांश ने उसे पकड़ लिया। अनामिका ने आज स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी और देवांश के हाथ उसके कंधे पर लगता ही अनामिका का चेहरा शर्म की वजह से थोड़ा लाल हो गया। ये पहली बार देवांश के लिए भी था जब वह किसी लड़की के इतने करीब हो, इसलिए उसका चेहरा भी थोड़ा सा अजीब हो गया। उसे अनामिका के आसपास एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस आई। आई एम सॉरी सर, मिस अनामिका। मैं ऋषि एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही गाड़ी फिर से 2-3 बार उछली। वह अनामिका से बात करने में इतना बिजी हो गया कि उसने सड़क के गड्ढों और बम्पर्स को नोटिस ही नहीं किया, इसलिए गाड़ी इतनी तेज उछल रही थी। वही देवांश ने ही प्रोटेक्टिव तरीके से अनामिका को पकड़ते हुए उसे वार्निंग दी, अपनी आंखें रोड पर रखो। अनामिका ने अपनी आंखें उठाई तो उसे देवांश का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने अंदर कुछ अजीब से महसूस हुआ। थोड़ी देर में ही गाड़ी स्मूथली सड़कों पर चलने लगी तो देवांश ने फाइनली से छोड़ा और बोला, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अनामिका बोली और दूसरे तरफ देखने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। जब पिछली बार देवांश अनामिका से मिला था तो तू काफी इंडिफरेंट और एरोगेट नेचर से मिली थी, लेकिन इस वक्त वह एक क्यूट लिटिल लड़की लग रही थी, जो देवांश को अच्छा लग रहा था। ऋषि को लगा कि उसके बॉस पक्का बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वह नहीं हुए। ऋषि ने रियरव्यू मिरर में देखते हुए बैकसीट का कुछ अजीब सा एटमॉस्फेयर नोटिस किया और अचानक से कुछ रियलाइज हुआ। ड्राइविंग पर फोकस करो। देवांश ने ऋषि की नज़र महसूस कर ली और उसने सख्त आवाज में कहा। पास्ट में कोई भी लड़की जो देवांश के करीब जाने की कोशिश करती, उसे हमेशा देवांश इतनी कोल्डली घूरता कि वह अपने आप उससे दूर हो जाती, वरना अब तक तो उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया होता। लेकिन अभी देवांश ने उस लड़की को बाहर नहीं भगाया, बल्कि गाड़ी के हिले ढूंढने की वजह से उसे प्रोटेक्ट भी करता रहा। ऋषि जल्दी से बोला, सर बिग बॉस की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। देवांश कंफ्यूज हो गया। आज मैं और सर बिग बॉस को मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वह उसे इंसान से पर्सनली मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई और उन्हें थैंक यू करना चाहते हैं। मिस अनामिका, शायद आपको नहीं पता मगर बहुत जिद्दी है। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वापस मिलेंगी तो वह जरूर आपको ढूंढ लेंगे। इतना कहकर ऋषि ने देवांश की तरफ देखकर बोला, सर मुझे डर है कि बिग बॉस मिस अनामिका की लाइफ डिस्टर्ब कर सकेंगे। क्या हम मिस अनामिका को उनसे मिलने का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें वह जाकर उन्हें दवाइयाँ के बारे में अच्छे से समझा दे और उन्हें दवाइयाँ न लेने के खतरे के बारे में भी बता दे। मिस अनामिका डॉक्टर है तो बिग बॉस पक्का उनकी बात सुनेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं मिस अनामिका? देवांश ने अनामिका से पूछा। ओके, अनामिका ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह लोगों उसे ढूंढना है तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें होश आ गया तो मैं डायरेक्ट उनसे जाकर मिलूंगी, अगर वह भी बेहोश हो तो किसी और दिन जाकर मिल लेंगे। ऑलराइट। देवांश की नज़र उसके चेहरे पर थी और फिर उसने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम टाइम शेड्यूल करने वाले हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूँ? सर, जब ऋषि ने अपने बॉस को पहली बार किसी लड़की का नंबर व्हाट्सएप पर ऐड करते हुए देखा तो वह अपने एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आऊँगा आपको पिक करने के लिए, देवांश ने काफ़ी जेंटल टोन में कहा। ओके। वही सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के एंट्रेंस पर कैलाश अंकल काफ़ी बेचैन थे और बार बार ऑपरेशन रूम की तरफ देखे जा रहे थे। देवेंद्र जी को अंदर ले जाएगा हुए 1 घंटा हो गया था और लाइट अभी भी चल रही थी। ठीक उसी वक्त एलिवेटर का दरवाजा खुला और देवांश और अनामिका एक साथ बाहर आए। उन दोनों के ही पास आउटस्टैंडिंग लुक और वेल मेंटेन फिगर था, जिससे वो परफेक्ट मैच लग रहे थे। देवांश बाबा, कैलाश जी ने देवांश के बगल में उस यंग लड़कियों का नोटिस किया, जिसे वह थोड़े हैरान हो गए, मगर उन्होंने उसे बारे में कुछ नहीं पूछा और बोले, सर को अंदर ले गए हुए 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? उनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कैलाश जी बहुत निराश थे। उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश उन्होंने देवेंद्र जी को सूप नहीं पीने दिया होता। जो सूप था वह यहाँ लेकर आइए, मिस कपूर देखेंगी। ओके। हैरान कैलाश अंकल वह सूप लेकर आए। अनामिका ने चम्मच की मदद से सूप में पने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि यह एक हॉट नरिशमेंट सूप है, लेकिन यह सूप उसके जैसे टेस्ट नहीं कर रहा है। जब अनामिका ने उसे खुशबू केयरफुल सूंघी तब उसे एक जानी पहचानी खुशबू उसके अंदर महसूस हुई। क्या इसके अंदर हॉट रिवाइव है?
अनामिका ने कैलाश जी की तरफ देखा, उसके आगे की क्यूरोसिटी से चमक रही थी। कैलाश हैरान हो गए, मगर जल्दी से उन्होंने जवाब दिया, जो इंसान ये सूप लेकर आया था उन्होंने कहा था और हॉट रिवाइव हॉट के लिए अच्छा होता है और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप ठीक कह रहे हैं। अनामिका को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है और वह बोली, मगर देवेंद्र जी इस वक्त बहुत कमजोर है, इसलिए ये सूप उनके ऊपर उल्टा काम कर गया है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सूप में नहीं बल्कि सर के फिजिकल कंडीशन में थी। कैलाश जी अनामिका की इंटेलिजेंस से हैरान हो गए। सिर्फ एक बार सूप की खुशबू से ही उसने पता लगा लिया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक उसी वक्त ऑपरेशन का दरवाजा तेजी से खुला और एक नस तोड़ते हुए बाहर आए। मिस्टर सिंघानिया, अच्छी बात है आप आ गए। प्लीज अब ये सर इस कंसल्टेंट फोरम पर साइन कर दीजिए। देवांश ने उस पेपर और पेन की तरफ देखा, लेकिन उसे लिया नहीं और कुंडली पूछा, मेरे दादाजी कैसे हैं? उनकी हाल ठीक नहीं है। प्लीज सर, हम भरोसा कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। प्लीज आप इसे जल्दी साइन कीजिए। देवांश ने अनामिका की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है देवेंद्र जी की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है? अनामिका समझ गई कि वह लोग सर्जरी फॉर्म क्यों साइन करवा रहे हैं और उसने टाइम चेक करते कहा, मेरा इंतजार कीजिए। उसने अपना बैग देवांश को दे दिया, जिसने आसानी से लिए भी लिया। अनामिका जाने लगी तो सब लोग हैरान हो गए। देवांश, बाबा ये लड़की है कौन? कैलाश हैरान हो गए। क्यों? देवांश उसके बैग को पकड़कर खड़ा है। क्या ऑपरेशन रूम सामने नहीं है? मिस अनामिका उस तरफ क्यों जा रही है? ऋषि भी कंफ्यूज हो गया। मिस्टर सिंघानिया, आपके दादाजी की कंडीशन बहुत सीरियस है, प्लीज जल्दी से डिसीजन लीजिए। वह नर्स जल्दी में थी, उसे नहीं पता था कि अनामिका क्या कर रही है, मगर उसे डर था कि ट्रीटमेंट में देर हो जाएगी। अनामिका राघव के ऑफिस में गई और उसके बाद वहां से उसने एक्यूपंक्चर की चीजें लेकर नर्स उसे सर्जिकल क्लॉथ्स दिलाने के लिए कहा। सर, ये लड़की? नर्स हैरान हो गई। कौन है ये पागल? ये छोटी सी लड़की इतनी बुरे पेशेंट की ऑपरेशन करेगी? जैसा वह कह रही है वैसा करो। देवांश की बातों से अनामिका को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और जो भी कहे बस उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। देवांश की बातें वह नर्स समझ गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा और वह तुरंत अनामिका को लेकर वहां से गई। सर, जाकर ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करते हैं, एटलीस्ट वहां से देख पाएंगे कि सर्जरी कैसे चल रही है। ऑलराइट। देवांश अनामिका का बैग पकड़े आगे चलने लगा। वही ऑपरेशन रूम में जैसे ही डॉक्टर विजय ने अनामिका को देखा, उन्होंने एक राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से उसे मैनन पोजीशन दे दी। आखिरी बार जब उन्होंने उसकी मेडिकल स्किल्स को देखा था तब से ही वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। वहां खड़ी सारी नर्सेस हैरान हो गई। क्या ये लड़की सचमुच इतनी अच्छी एबिलिटी रखती है? क्या कल हॉस्पिटल में जो अफवाह फैली हुई थी वह सच है? क्या यही वह लड़की थी जिसे देवेंद्र जी की पहले जान बचाई? अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आफ्टर ऑल हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय भी उसके सामने फेल हो गए। अनामिका ने सारी सर्जरी खत्म की, मगर देवेंद्र जी की सांस अभी भी धीमी चल रही थी और ज्यादा ठीक नहीं दिख रही थी। मिस अनामिका, अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी सारे डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। वह लोग इतने सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने कई सारी कंडीशंस देखी थी, मगर देवेंद्र जी की सिचुएशन में वह लोग हमेशा हेल्पलेस हो जाते थे। रुके, अनामिका ने ये कहा तो सारे डॉक्टर बिल्कुल नहीं माने। देवेंद्र जी की सांस धीमी होती जा रही है और हमें इंतजार करना है किस चीज का? यह अभी रेस्क्यू का सबसे मुश्किल टाइम है, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। अनामिका को बिना किसी इमोशन के ऑपरेशन टेबल के सामने खड़ा देखकर सारे डॉक्टर पैनिक करने लगे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अनामिका फिर मेहता परिवार से टकराए। अब तक आपने पढ़ा कि देवेंद्र जी की तबीयत दोबारा खराब हो जाने पर देवांश अनामिका को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अब आगे अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर विजय को आगे जाना देना चाहिए। तुम अभी छोटी हो, शायद तुम्हें ऐसी सिचुएशन देख नहीं थी। डा विजय, प्लीज आप आगे जाइए, हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते और तुम नहीं कर सकती। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? आखिर में अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर देखा जिसमें काफी कॉन्फिडेंस था। वह डॉक्टर जो अब तक बोल रहा था हैरान हो गया और बोला, अगर तुम्हें आता है तो करो। देवेंद्र जी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी और वेंटिलेटर अलार्म तेजी से बढ़ता जा रहा था। अलार्म को सुनकर अनामिका ने बहुत आराम से अपना नीडल केस को ओपन किया। सब लोग हैरान हो गए, क्या करने वाली है ये लड़की? क्या यह एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करेगी? यह एक ऑपरेशन टेबल है, क्या तुम सीरियस हो यहाँ पर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने को लेकर? पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, वही ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें नहीं आता है तो साइड हट जाओ और टाइम वेस्ट मत करो।
अनामिका ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सिल्वर नीडल्स देवेंद्र जी के सर, होठ और हाथों पर चुभने लगी। सारी नस बहुत डर गई थी। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, तुम अपनी यह फालतू काम बाहर करो। फाइनली एक डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे आने लगा। तभी डॉक्टर विजय ने उसे डांटे हुए कहा, बस करो। तभी एक उसी नर्स ने कहा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि हमें उनकी बात माननी होगी। ये देवांश का ऑर्डर है। ये सुनते ही सारे डॉक्टर जो गुस्से में थे वह भी चुप हो गए और आखिर में बोले, फाइन, तुम हैंडल करो। अनामिका ने नीडल्स देवेंद्र जी के प्रेशर पॉइंट पर चुभाई गई और कुछ टाइम में ही देवेंद्र जी के मुंह से थोड़ा खून निकला। सब लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन रूम में कैलाश जी भी थोड़ा पैनिक हो गए और बोले, सर क्या ठीक है? वह उनकी सिचुएशन और बिगड़ता जा रही है, अचानक उनके खून क्यों निकाला? लेकिन खून निकलते ही देवेंद्र जी की कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और वेंटिलेटर से अलार्म बजाना बंद हो गया। सारे डॉक्टर शॉक में अनामिका की तरफ देखने लगे। नीडल को निकालने का वक्त हो गया है तो निकालते हुए वह कैजुअली बोली, वह ठीक है, उन्हें उनके रूम में वापस ले जाओ। सारे डॉक्टर काफी कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ उसे देखने लगे। अगर आप लोगों ने अपनी सो-कॉल्ड सर्जरी करके उनकी हालत को खराब नहीं किया होता तो कुछ ही नीडल से उनका काम हो गया होता है। अनामिका ने उनके शरीर से सारी नीडल्स निकाली और उन्हें चेक करके आखिरी बम फोड़ते हुए वहां से निकल गई। सब लोग हैरान थे, लेकिन डॉक्टर विजय को सबसे पहले उसकी बातों का मतलब समझ में आया और अनामिका के प्रक्रिया को याद करते हुए फाइनली बोले, ब्रिलियंट, तो सब ऐसे हुआ। उन्होंने एक्यूपंक्चर सीखा था और उन्हें अनामिका का मेथड समझ में आ गया, लेकिन बाकी डॉक्टर को समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर विजय क्या आपको समझ में आया? हमें भी बताए उसने ऐसा कैसे किया। सर, मिस अनामिका, वह ऋषि इतना शॉक था वह अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाया। वह किस तरह की इंसान है? जो बीमारी इतने सारे डॉक्टर मिलकर नहीं ठीक कर पाए वह उसने सिर्फ कुछ चीजों से कर दिया। क्या बाकी डॉक्टर बेकार है या फिर वह कुछ ज्यादा ही अच्छी है? अनामिका ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो उसे सामने से देवांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसके कंधे पर अभी भी उसका बैग था। अनामिका जल्दी में थी इसलिए उसने अपना बैग देवांश को पकड़ा दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका बैग अभी भी देवांश के पास होगा। देवेंद्र जी को कल होश आ जाएगा। अगले मंथ के लिए उन्हें ओवर एक्टिव अवॉइड करना होगी और आज की तरह कोई न्यूट्रिशन शॉप नहीं, अनामिका बोली। समझ गया, और बाहर खड़ी की तरफ देखते हुए उसने कहा, प्लीज आप मेरे साथ डिनर पर चलिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अब तक शाम के 7:30 चुके थे। अनामिका ने अपना बैग लिया और फोन चेक किया तो जैसा कि उम्मीद थी उसकी मॉम के 2 मिस कॉल थे। अनामिका ने तुरंत नहीं कॉल करते हुए कहा, सॉरी माँ, मैं बिजी थी। देवांश ने फोन पर बात करते हुए अनामिका को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है और फैमिली से बात करते हुए उसकी आवाज में एक अलग से सॉफ्टनेस थी। बिल्कुल, मैं अभी घर आ रही हूँ, बाय। उसके कॉल करते ही देवांश धीरे से बोला, मैं आपके घर छोड़ देता हूँ, बस मुझे एमरल्ड पार्क ड्रॉप कर दीजिए। मैंने वहाँ के अंडरग्राउंड गैराज में गाड़ी पार्क की है। एमरल्ड पार्क वह पार्किंग तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया, तो अनामिका की गाड़ी वहाँ क्यों है? और वह होली क्रॉस चर्च के पास कर क्या रही थी? देवांश के लिए उसके सामने खड़ी लड़की एक मिस्ट्री थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। मुझे पहले इसे वापस लौटना है। अनामिका ने बिना और राघव से पूछे उसके एक पंचर इक्विपमेंट ले लिए थे, इसलिए उसे राघव को वापस करना था जो अभी भी ऑफिस में था। एक्यूपंक्चर टूल्स लौटने के बाद अनामिका जब ऑफिस से बाहर आई तो लक्ष्मी दादी के वार्ड के पास होकर गुजरी और खुद को रोक नहीं पाए और उसने अंदर देखा। रूम के अंदर लक्ष्मी दादी अभी भी बेहोश थी और उनके हाथ में इन ड्रिप लगी हुई थी। अचानक अनामिका को अपने बचपन का एक सीन याद आ गया, जब इसी तरह एक दिन वह दोपहर को घर आई और लक्ष्मी दादी सो रही थी, जिससे वह काफी डर गई थी। तभी अनामिका का ध्यान किसी की आवाज से टूटा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कौन उसे आवाज लग रहा है तो उसे मदन और मीना दिखाई दिए। उन्हें अभी अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था कि लक्ष्मी दादी का वीआईपी रूम जितने टाइम के लिए बुक हुआ था वह टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें यहां आकर बिल पे करना होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद ही की थी अनामिका भी अस्पताल में होगी। मीना सबसे पहले अपने होश में वापस आए और उसने अनामिका से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या तुम अपनी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ वापस नहीं चली गई? क्या तुम सीरियसली यह सोच रही हो कि मॉम से भीख मांगकर तुम इस शहर में या फिर हमारे घर में रह सकती हो? तो भूल जाओ। मदन भी अनामिका के यहाँ होने से हैरान हो गया और उसने पूछा, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गई? मीना ने डायरेक्ट घटिया एक्सप्रेशन के साथ कंक्लूजन पर आते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यह गई नहीं थी,
उसने पक्का सुन लिया होगा कि इसकी फैमिली कंडीशन कितनी बुरी है, इसलिए वह यहाँ गई नहीं इसलिए और यहाँ भागकर आ गई मॉम से मदद मांगने के लिए। मीना की बात सुनकर मदन ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ सामने आया और उसने सिचुएशन सॉल्व करने का नाटक करते हुए कहा, हम बात कर सकते हैं, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अनामिका ने उन दोनों को देखा जो कुछ महीना पहले तक उसके असली माता पिता थे और अब उनके सही रंग उसके सामने आने लगे थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई है। उसके चेहरे पर एक कड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसे चुप देखकर मदन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकलते हुए कहा, इसमें 1 लाख रुपए है, इसे रख लो और पासवर्ड है 1,23,456। मदन, उसकी बात से मीना हैरान हो गई और बोली, तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों देख रहे हो? मदन ने मीना को चुप रहने का इशारा किया। अगर वह लोग अनामिका को पैसे नहीं देंगे तो वह यहाँ से जाने के लिए मानेगी कैसे? कल उसने युविका का उतना महंगा नेकलेस चुरा लिया और आज वह इतने पैसे ले रही है तो वह पक्का चली जाएगी, राइट? अनामिका के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई और उसने मदन के हाथ में पड़े हुए बैंक कार्ड को देखा और चुप रही, कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है ये बहुत कम है? मीना गुस्से में बोली, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि थोड़ी समझदार करूं और ना आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मदन ने वह कार्ड अनामिका को देने की कोशिश की मगर अनामिका ने उसे अवॉइड कर दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम चाहती हो कि यहाँ रुककर मॉम के होश में आने का इंतजार करो और फिर उन्हें भड़काओ तो सपने देखती रहो? मीना ने नहीं सोचा था कि अनामिका से डील करना इतना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से और अभी से तुम्हारा मॉम से कोई लेना देना नहीं है, हमसे दूर रहो। 1 करोड़, अनामिका ने प्यार से मुस्कुराकर एक एक शब्द देते हुए कहा, तो मैं सोच सकती हूँ तुम जरूर सपने देख रही होगी। मीना बहुत गुस्से में थी और वह बोली, क्यों ना तुम 1 करोड़ लेने के लिए जाकर बैंक में डाका डालो। बैंक में डाका डालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, आप लोगों के ऊपर ही डाका डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम मीना गुस्से में लगभग पागल होने वाली है और बोली, मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और उसने मदन के हाथ से वह कार्ड लेते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। तो फिर बुलाओ ये किसी को मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने के लिए। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो, ये विद फ्लो है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मीना स्टाफ को बुलाने के लिए जाने ही वाली थी तभी अनामिका, एक आदमी की आवाज से उन सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। मीना ने देखा तो कॉरिडोर के आखिर में लड़का खड़ा होकर अनामिका का नाम ले रहा था। उस लड़के की स्ट्रांग प्रेजेंस और ऑरा आप दूर से भी महसूस किया जा सकता था। अनामिका ने भी वह आवाज सुनी और उसे तरफ देखा तो देवांश उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने इन दोनों इंसानों को वहीं छोड़ और जाने लगी। कौन है वह लड़का? मीना क्यूरियसली डोर की तरफ देख रही थी। क्या यह उसके फादर है? नहीं, उसके फादर इतनी यंग नहीं हो सकते, शायद उसका ब्रदर है। उसके 5 बड़े भाई हैं और उसके अलावा उसकी दादी माँ बीमार भी तो है, हो सकता है वह भी इसी अस्पताल में हो। क्या वह इस अस्पताल का बिल अफोर्ड कर सकते हैं? मीना ने कॉरिडोर के आखिर में गायब होते हुए अनामिका को देखा और मदन से पूछा, मदन, हमें मॉम को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वरना अगर अनामिका इसी तरह आती रही और उनसे अटैच रही तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मदन की भी यही सोच थी, मगर पूरे मुंबई शहर में सिटी हॉस्पिटल जैसा अच्छे रिसोर्सेज किसी और अस्पताल में नहीं थे। यहीं पर उसकी मॉम को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती थी। मॉम उसे पसंद करती हैं, मुझे डर है कि उसे बार बार मिलने से उनका दिल पिघल जाएगा और वह हमारी फैमिली में उसे वापस ले आएंगी। मीना को 3 महीने पहले की बात है याद आई जब लक्ष्मी जी को पता चला कि अनामिका उनकी अपनी पोती नहीं है और वह ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। और उठने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जब तक वह जिंदा है तब तक अनामिका इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी और जो भी अनामिका को इस घर से निकलने की कोशिश करेगा वह उनका दुश्मन होगा। और जब युविका घर आई तो लक्ष्मी जी ने उसे किसी तरह का कोई प्यार नहीं दिखाए। उनका दिल और आंखों में ये सिर्फ कोल्ड और एरोगेंट छोटी लड़की बसी हुई थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। राघव का गुस्सा। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका हॉस्पिटल जाकर देवेंद्र जी की जान एक बार फिर बचा लेती है और जब वह लक्ष्मी दादी को देखने गई तो उसे वहां पर फिर से मेहता परिवार मिल जाता है। अब आगे युविका को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनामिका को जल्द से जल्द उसका परिवार ढूंढकर उसे वापस भेजने के लिए बिना लक्ष्मी दादी के जाने उन दोनों ने मिलकर अनामिका की इन्फॉर्मेशन फैमिली सर्च साइट पर डाल दी। एक दिन अनामिका की फैमिली ने फाइनली उन्हें फोन किया और कहा कि वह उसे घर ले जाना चाहते हैं। जब लक्ष्मी दादी को इस बारे में पता चला तो वह इतना शॉक हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उनके घर में न होने का फायदा उठाकर अनामिका को फाइनली उन्होंने मेहता परिवार से निकाल दिया। मॉम अपनी बड़ी उम्र में कुछ ठीक है सोच समझ नहीं पा रही है,
वह अपनी पोती के बजाय किसी स्ट्रेंजर से अच्छे से बिहेव करती है। मीना ने कंप्लेंट की, अभी मुझे बस इस बार की चिंता है कि अगर अनामिका गई नहीं और उसके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आए तो, जैसे कि युविका के साथ समर्थ परमार के लिए लड़ने से तो। परमार परिवार मेहता परिवार से काफी ज्यादा अमीर था। समर्थ उनकी नज़र में एक काइंड और सेंसिबल इंसान था और जो युविका के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। न सिर्फ युविका खूबसूरत है, बल्कि लोगों के सामने वह अपनी जेंटल और काइंड पर्सनैलिटी ही रखती थी, जिसकी वजह से उसने समर्थ का दिल जीत लिया था। मदन, हमने जाकर डॉक्टर राघव से बात करनी चाहिए और ट्रांसफर पोजीशन के बारे में। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मदन ने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो चलते हैं। अनामिका देवांश के पास पहुंची और उसके पीछे चलते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन से एक एक करके ईमेल का जवाब देने लगी। वह दोपहर में ऑप्शन के लिए गई थी और अब उसने देवेंद्र जी की सर्जरी की है, इसलिए इतने टाइम में बहुत सारी ईमेल्स आए थे जिसे उसने जवाब नहीं दिया था। ठीक उसी वक्त कोई व्हीलचेयर से वहां से जा रहा था, जो लगभग अनामिका से टकराने ही वाला था। ये देखकर देवांश ने तुरंत उसे अपनी साइड खींचा और बोला, संभाल के। अनामिका ने रिएक्ट किया, उसका चेहरा फिर से लाल पड़ गया था। गाड़ी में देवांश ने नोटिस किया कि अनामिका कुछ और सोच ही रही है, तो उसने गाड़ी रुकवाते हुए कहा, मेरे लिए थोड़ी देर इंतजार करो। वह गाड़ी से उतरा और एक बेकरी शॉप में चला गया और थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे बॉक्स लेकर बाहर आया। उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे, केक, ब्रेड, दूध, मिल्क शेक और क्यूट क्यूट दिखने वाली कैंडी। लड़कियों को ऐसे ही चीज पसंद होती है। देवांश ने वह चीजें उसे दी। इतने लंबे टाइम तक ऑपरेटिंग रूम में रहने की वजह से उसे पक्का भूख लगी होगी। अपने सामने खाना देखकर अनामिका कुछ कहने वाली थी, तभी देवांश ने आगे झुककर मिल्क शेक का बोतल खोलते हुए उसके सामने किया। अनामिका बोली, मुझे भूख नहीं लगी है, खाना खा लो। देवांश ने उसे मिल्क शेक दे दिया तो अनामिका ने मजबूरी में वह मिल्क शेक लिया और उसकी कुछ शिप लिए। वह काफी मीठा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, डॉक्टर राघव, आपका मतलब क्या है कि अप्रूवल डिनाया हो गया है? मीना डॉक्टर राघव के पास पहुंची ट्रांसफर की बात करने के लिए, जिसे सुनते ही उसका फेस ठंड हो गया। उनकी जैसी ही कंडीशन है, उन्हें इसी अस्पताल में रहना चाहिए। क्या यहाँ कोई और अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? मदन ने पूछ लिया। सिटी हॉस्पिटल पूरे शहर में सबसे अच्छा है, हम जानते हैं। कोई भी सिटी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकता है, लेकिन मदन अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही मीना ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर राघव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने अपनी मॉम को जल्दी ट्रांसफर नहीं किया तो हमें डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करता रहेगा और उनकी रिकवरी में डिस्टर्बेंस होगी। राघव ने कोल्डली उनकी तरफ देखा। क्या ये औरत अनामिका के बारे में बात कर रही है? उसे पता है कि अनामिका ने कितना कुछ किया है मेहता परिवार के लिए, और बदले में इन लोगों ने क्या किया उसके साथ। राघव ने कोल्डली पूछा, अगर आप लोगों को सचमुच उनकी जान की फिक्र होती तो आप लोग तभी आ गए होते जब नर्स ने आप लोगों को फोन किया था। सुबह 9 बजे आप लोग अब क्यों आ रहे हैं? हमें कुछ काम था। मीना को स्पा जाना था कुछ औरतों के साथ, और मदन अपनी कुछ कंपनी के हायर ऑफिशियल्स के साथ गोल्फ खेल रहा था, और जब तक वह लोग घर पहुंचे तब तक खाना ऑलरेडी तैयार था, तो उन्हें खाना खाकर ही आना होगा, इसलिए खाना खाकर वो लोग ही यहाँ आए। आपका मतलब है कि आप लोगों काम की वजह से लक्ष्मी जी की तबीयत और उनके जीने मरने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सुनकर मीना और मदन दोनों ही ऑकवर्ड हो गए। मैं ट्रांसफर पेपर साइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि दूसरे किसी भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिसोर्सेस और डॉक्टर इतने अच्छे नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी सिटी हॉस्पिटल से चली गई तो मुझे ज्यादा करना चाहे वह 1 हफ्ते भी जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए आप लोगों को अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना होगा। ये सुनते ही मदन के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए और बोला, डॉक्टर राघव, क्या और कोई सॉल्यूशन है जिससे इस अस्पताल से जाने के बाद भी उनके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े? है, एक रास्ता है। ये सुनकर मदन ने तुरंत पूछा, बताइए डॉक्टर राघव, मैं सुन रहा हूँ। मार्केट में एक दवाई है जो उनकी जान बता सकती है। आप बोलिए, आगे बोलिए, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। इतना कहकर मदन ने अपने पॉकेट से पेपर और पेन निकाल लिया। वह सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदा जा सकता है और एक गोली की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, और वह उन्हें दिन में 2 बार लेनी है, और 3 महीने तक लेने के बाद हम ये एश्योर कर सकते हैं कि वह सर्जरी के लिए तैयार हो जाएंगी। ये सुनते ही मदन और मीना ने एक दूसरे को देखा। 1 लाख, इसका 3 महीने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए। आजकल दवाएं इतनी महंगी हो गई है। वह दवाई बहुत ही रेयर चीजों से बनाई जाती है, इसलिए वह थोड़ी महंगी है। मदन ने वह नोटबुक वापस रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपको इनका ख्याल रखना होगा। वह लोग लक्ष्मी जी को बचाना चाहते थे,
इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके नाम पर कंपनी के 30% शेयर थे जिनकी कीमत अभी 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन इतनी महंगी दवाएं वह लोग बिल्कुल उन्हें नहीं दिलाने वाले थे। और उसके अलावा लक्ष्मी दादी अनामिका को बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो उनकी विल के अकॉर्डिंग सारे शेयर्स अनामिका के हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ठीक करना होगा और विल चेंज करने के लिए मनाना होगा कि वह सब कुछ युविका के नाम कर दे। अनामिका है हमेशा मेहता परिवार के बिजनेस को संभालती आई थी, क्योंकि उसके दादी माँ के शेयर से उसे कंपनी में थे, वरना उसे मदन और मीना की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मदन और मीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें लगता कि था कि वह लोग अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हो गए हैं। मदन ने वह बैंक कार्ड निकला जो वह थोड़ी देर पहले अनामिका को देने की कोशिश कर रहा था और राघव के सामने रख दिया, जिससे राघव और गुस्सा हो गया और बोला, मिस्टर मेहता क्या कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि मुझे नौकरी से निकल दे या फिर जेल भेज दिया जाए? अगर कोई भी मेडिकल स्टाफ रिश्वत लेता है तो उसे भी जेल होगी। डॉक्टर राघव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मदन ने हंसते हुए कहा। हम आपसे कोई प्रोफेशनल एथिक्स तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बस थोड़े से अप्रिशिएशन के लिए टोकन है। हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और यह पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर राघव, ले लीजिए। हटो यहाँ से। राघव ने उन दोनों की तरह नहीं देखा और कोल्डली बोला, किसी ने मुझसे कहा है कि मैं नेचुरली काफी मेहनत करता हूँ और मुझे इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर राघव, मीना कुछ कहना चाहती थी लेकिन मदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हंसते हुए कहा, ठीक है हम जा रहे हैं। अगर डॉक्टर राघव को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप किसी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अगर बात अनामिका की नहीं होती तो राघव कब का उन दोनों को लात मार कर निकल चुका होता। इस डॉक्टर राघव का गुस्सा कितना ज्यादा है। उसके ऑफिस से बाहर आते ही मीना बोली, और उसे दूसरी तरफ समर्थ को देखो, वह भी तो कितने अमीर परिवार है और वह कितने अच्छे से बिहेव करता है। वह एक जीनियस डॉक्टर है और काफी अमीर परिवार का वारिस भी, इसलिए उसका ऐसा गुस्सा आ रहा है, नेचुरल सी बात है। और अभी अभी डॉक्टर राघव ने कहा कि किसी ने स्पेशली लक्ष्मी जी पर ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है, शायद ये परमार परिवार ही होगा, राइट? इतने सारे कनेक्शंस परमार परिवार के पास ही हो सकते हैं और उसके अलावा समर्थ और युविका की सगाई होने वाली है। परमार परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? हमें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन मदन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह लोग लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं निकाल सकते। वह लड़की थोड़ी देर पहले किस डायरेक्शन में गई थी? अचानक मीना को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, वह वोट काफी महंगा है। ये फ्लोर रेगुलर वीआईपी के लिए है और दूसरा वाला वीविप्स के लिए। लक्ष्मी जी इस वीआईपी वार्ड में रह सकती थी क्योंकि वह लोग परमार के रिश्तेदार थे और उन्होंने ही मदद की थी। मगर वीओ रूम वह अलग बात है। पैसे होते हुए भी कोई उसे ऑफर नहीं कर सकता, तो वह लड़की वहां क्या कर रही थी? वह तो किसी को जानती भी नहीं। डैड, मॉम। ठीक उसी वक्त एक प्यारी आवाज सुनाई थी, युवी तुम यहाँ कैसे आई? पीछे मुड़कर मीना ने देखा तो युविका और उसके साथ समर्थ भी आया हुआ था। समर्थ का अपीयरेंस और टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, जिसे मीना बहुत खुश थी और उसने मुस्कुराकर पूछा, समर्थ तुम भी आए हो? समर्थ ने उन्हें ग्रीट किया, हेलो। हेलो, मदन ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो हॉस्पिटल में? हम मूवी देखने जाने वाले थे, मगर मैंने सुना कि अस्पताल से कॉल आया था और मुझे लगा शायद दादी के साथ कुछ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ उन्हें देखने आई हूँ। समर्थ मेरे साथ था तो हम साथ आ गए। मॉम, दादी कैसी है? युविका सबके सामने अपने एक्टिंग स्किल का भरपूर प्रदर्शन करती थी। भले ही वह लक्ष्मी दादी से अंदर ही अंदर के दिन नफरत करती हो। तभी उसने कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, मुझे लगा मैंने मेरी बहन को देखा नीचे, वह वीआईपी एलिवेटर से बाहर आ रही थी। अनामिका का नाम सुनते ही समर्थ हैरान हो गया। क्या इन लोगों ने नहीं कहा था कि अनामिका अपने बायोलॉजिकल फैमिली के पास वापस चली गई है? वह यहाँ क्या कर रही थी? और मीना और मदन की एक्सप्रेशन खराब हो गए। वह उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करते हैं, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्पताल चाहता है कि हम थोड़ी सी एडिशनल फीस जमा कर दे। तुम अंदर जाकर उनसे मिल लो, शायद तुम्हारे प्यार की वजह से वह ठीक हो जाए। ये सुनकर समर्थ और युविका ने एक दूसरे को देखा और हाथ पकड़कर वार्ड के अंदर गए। लक्ष्मी जी बहुत पतली हो गई थी और वह बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें देखते ही युविका ने अपने नकली आंसू बहाना शुरू किया, दादी मैं आपसे सिर्फ 2 दिनों से मिलने नहीं आए और आप इतनी कमजोर हो गई। सच ये था कि उसके 2 दिन सच नहीं थे, वह लगभग 1 महीने से मिले नहीं आई थी। मेरी दादी माँ को इतना कुछ क्यों सहना पड़ रहा है? मैं उनका दर्द क्यों नहीं ले सकती? क्यों?
उसने अपना नाटक आगे जारी रखा और उसके नकली आंसुओं को देखकर समर्थ ने उन्हें पोंछते हुए कहा, सिली गर्ल, तुमने बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं डर है। अगर दादी माँ ठीक हो जाए तो मैं उनका सारा दर्द अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। उसके दयालु और प्यारे बिहेवियर को देखकर समर्थ अंदर तक खुश हो गया और उसके लिए उसका प्यार और स्ट्रांग हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। देवांश पहुंच ओबरॉय मेंशन। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका हॉस्पिटल से देवांश के साथ निकल जाती है और वही युविका समर्थ के साथ आती है अच्छे बनने का नाटक करने के लिए। अब आगे युविका ने नकली आंसू बहते हुए कहा, अगर मैं घर नहीं आई होती तो समर्थ की जिससे शादी होती वह मेरी बहन होती। मैंने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी, इसलिए भगवान मुझे इस तरह से सजा दे रहे हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स जिनकी मैं परवाह करती हूँ उन्हें इस तरह तकलीफ देकर मुझे अमीर परिवार में नहीं आना, मुझे समर्थ से शादी भी नहीं करनी है। तुम मेहता परिवार की बेटी हो और मेहता परिवार में वापस आना तुम्हारा हक था और मेरी तुमसे सगाई इसलिए हो रही है क्योंकि यह पहले से ही तय था। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, समर्थ ने उसे समझाते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ रात होने लगी। देवांश की कार ट्रैफिक से होकर तेजी से एमरल्ड पार्क की तरफ बढ़ रही थी और इस टाइम के दौरान उसका फोन लगातार बजे जा रहा था। उसने पहली बार कॉलर आईडी की तरफ देखा और कॉल कट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ वाला इंसान भी हार करने के लिए तैयार नहीं था और लगातार कॉल किया जा रहा था। मुझे यही उतार दीजिए प्लीज। अनामिका को लगा कि उसके प्रेजेंट की वजह से देवांश कॉल नहीं उठा पा रहा है। तभी देवांश ने एक्सप्लेन किया, ये कोई बकवास कॉल है। मगर बकवास कॉल लगातार आए जा रहा था। फाइनली अनामिका को इनकम्फर्टेबल न करने के लिए देवांश ने अपने ईयरफोन पहने और कॉल आंसर किया। देवांश, तुमने फाइनली मेरा कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ नताशा बहुत रो रही थी। मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरे जाते ही दादाजी के साथ इतना बड़ा कुछ हो गया। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो सुना था कि हॉट रिवाइव हॉट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने बहुत ही ध्यान से वह सूप बनाकर उसमें हॉट रिवाइव मिलाई थी और उन्हें दिया था। मुझे लगा था कि दादाजी की मदद करेगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं की थी कि इससे उनकी कंडीशन और बुरी हो जाएगी। ये सब उस दवाई बेचने वाले इंसान की वजह से हो रहा है जिसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे दवाई बेची और मैंने उसे चेक नहीं किया। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया। अगर मुझे पता होता कि उसे दवाई के साथ कुछ गलत है तो मैं उसे खरीद कर नहीं लाती। दादाजी को देना तो दूर की बात है। देवांश, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारी फैमिली और दादाजी को अपने दादाजी मानती हूँ। मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगी। हो गया तुम्हारा। देवांश के पास उसकी बकवास सुनने का वक्त नहीं था, इसलिए उसकी बात खत्म होते ही उसने कॉल कर दिया। अपने ईयरफोन्स निकले और ड्राइविंग करने लगा और उसने अपनी आंखों के कोने से अनामिका को देखा जो ऑकवर्डली वहां बैठी हुई थी। तो उसने पूछा, क्या हुआ? वह सामने वाला इंसान बहुत तेज रो रहा है। मैं सुन सकती थी। अनामिका नहीं जानती थी कि सामने वाला इंसान क्यों रो रहा था, मगर उसे उस इंसान पर काफी दया रही थी। जिस इंसान ने मेरे दादाजी को हर्ट किया था उसने माफी मांगने के लिए कॉल किया था, देवांश ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया। अनामिका ने देखा कि वह लोग एमरल्ड पार्क के पास है तो वह बोली, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। रात हो गई है, मैं गैराज में तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी गाड़ी को देखे। उसकी लाइसेंस नंबर प्लेट काफी लोगों का ध्यान खींच सकती थी। अगली बार वह और सस्ती गाड़ी लेकर आएगी। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले मैनेज कर लोगी? देवांश ने देखा कि वह पार्क अभी तक पूरा बना नहीं था और यहाँ ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। गरज की तरफ जाने वाला रोड भी काफी डार्क था। वह एक लड़की है, क्या उसे डरना नहीं चाहिए? मुझे डर नहीं लग रहा। अनामिका के आसपास का कुल औरा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने इससे भी बुरे सिचुएशन फेस किए हैं और वह भी कई बार। वह अपनी सीट बेल्ट खोलने लगी। मैं कर देता हूँ, इतना कहकर देवांश आगे झुका और सीट बेल्ट खोलने लगा। इतने नजदीक से अनामिका ने नोटिस किया कि देवांश की फीचर्स काफी अट्रैक्टिव है। सीट बेल्ट खोलने के बाद देवांश ने अपनी डिप आंखों से सीरियसली उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब घर पहुंच जाओ तो मुझे बताना। श्योर। उसकी हाँ सुनने के बाद देवांश गाड़ी से उतरा और उसके लिए दूसरी तरफ से दरवाजा खोला। अनामिका जैसे ही बाहर आई, देवांश ने उसे उसका बैग और जो उसे खाने का सामान उसके लिए लाया था वह देते हुए कहा, अगर तुमने भूख लग जाए तो तुम ही खा सकती हो। अनामिका माना के करने ही वाली थी, मगर उसकी आंखों का लुक देखकर उसने वह सारी चीज लेने की सोची, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी उंगलियां गलती से देवांश के हाथ से छू गई और इस सॉफ्ट टच की वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया और वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी देवांश ने सॉफ्टली उसका नाम लिया, अनामिका। हाँ,
अनामिका ने पीछे मुड़कर देखा तो देवांश बोला, वह लड़की जिसने कॉल किया था वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अनामिका कंफ्यूज हो गई, वह बस मुझे माफो मांग रही थी, मैं उसे ठीक से नहीं जानता। अनामिका ने कंफ्यूजन में कहा ओके, और फिर मन ही मन बोली, इससे मेरा क्या लेना देना है, संभाल कर जाना। देवांश की आवाज बहुत ही शांत थी, और तुम्हें डर लगी तो तुम मुझे कॉल कर लेना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बोलकर अनामिका वहां से जाने लगी। जब अनामिका उसकी नजरों से ओझल हो गई तो देवांश फाइनली अपनी गाड़ी में वापस आया और उसके दिमाग में बार बार अनामिका का वह मासूम चेहरा याद आ रहा था जिस पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन होते हैं। अनामिका अभी पार्किंग में पहुंची थी तभी उसके फोन पर कॉल आया, देवांश की तरफ से। क्या तुम्हें गाड़ी मिल गई? अनामिका को यह थोड़ा फनी लगा और बोली, अभी अभी मिली है, आप अभी तक गए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे साथ जाने का। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एग्जिट नंबर 2 से जा रही हूँ। अनामिका ने गाड़ी को अनलॉक किया और बोली, सुना आपने, मैंने अपनी गाड़ी अनलॉक कर ली है, कार ध्यान से चलाना। कॉल कट होने के बाद देवांश ने ऋषि को कॉल किया और बोला, आज के रात के सारे शेड्यूल क्लियर कर दो, मुझे ओबरॉय परिवार के घर जाना है। जैसे ही ऋषि ने ये सुना वह एक्साइटेड हो गया और बोला, सर क्या आप आज के इंसिडेंट की वजह से मिस नताशा के साथ को सेटल करने जा रहे हो? उनका कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था, मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा। तो क्या आप फाइनली बिग बॉस के अच्छे इंटेंशन समझ गए और आप मिस नताशा के साथ उनसे मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? बिग बॉस बहुत खुश होंगे। देवांश ने दूर तक देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे मिस्टर और मिसेस ओबरॉय से मिलना है। क्या आपने फाइनल डिसाइड कर लिया कि आपको ओबरॉय परिवार की बेटी से शादी करनी है? जैसे ही ऋषि ने अपनी बात खत्म की वह दूसरी तरफ से अपने बॉस का गुस्सा महसूस कर सकता था। क्या ऐसा नहीं है, मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रहा हूँ। एंगेजमेंट तोड़ने? ऋषि का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोला, सर आप मजाक नहीं ना कर रहे हैं? देवांश की आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। ऋषि ने नर्वस होकर थूक निकलते हुए कहा, सर आपका और मिस नताशा की शादी बड़ों ने तय की है, अगर आज आपने उसे कैंसिल कर दिया तो यह ओबरॉय परिवार की बेइज्जती होगी और यह ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के सालों पुराने दोस्ती के रिश्ते को खराब कर देगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देवांश शांत था और चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर ट्रैफिक को देख रहा था। सर मैं जानता हूं कि आपको मिस नताशा पसंद नहीं है और सच कहूं तो मुझे भी वह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह काफी दो चेहरे वाली लड़की है और उसके कंपैरिजन में तो मुझे मिस अनामिका बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये बात आपके और मिस नताशा के बीच की नहीं है, ये दो बड़े परिवारों की बात है, परिवार और सिंघानिया परिवार। इस वक्त देवेंद्र जी हॉस्पिटल बेड पर बीमार पड़े थे, इसलिए वह किसी भी कीमत पर देवांश को ये सब करने से रोकना चाहता था। इसलिए उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सर क्या आप दोबारा सोच सकते हैं? उसकी सारी बातें सुन लेने के बाद दूसरी तरफ से देवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, गिफ्ट रेडी कर लो, हमारी आज ही जा रहे हैं। सर, ऋषि समझ गया कि उसके बॉस ने मन बना लिया है, कोई उन्हें नहीं रोक सकता, मगर फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर भले ही आपको ओबरॉय परिवार से कोई नफरत पड़ता हो, नहीं कम से कम आप ओबरॉय परिवार की छोटी बेटी प्रियांश ओबरॉय के साथ अपनी दोस्ती के बारे में या फिर मिस नताशा या फिर कम से कम अपने दादाजी के बारे में सोच लीजिए। न सिर्फ वह अपने परपोते का मुंह नहीं देख पाएंगे बल्कि ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और उन्हें बातों से पलटने वाला कहा जाएगी। वह इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन देवांश ने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। ऋषि समझ गया कि अगर उसने कुछ बोला तो उसी की खैर नहीं होगी। वह काफी हेल्पलेस फील कर रहा था। उसके बॉस की शादी कोई और डिसाइड नहीं कर सकता था और अगर उसे दादाजी ने भी और कोशिश की तो पक्का उल्टा ही होगा और इसमें सबसे बड़ी गलती नताशा की है। आज की उसकी बिहेवियर की वजह से उसके बॉस इतना गुस्सा हो गए हैं कि वह होने वाले सगाई को तोड़ना चाहते हैं। अभी दादाजी को मत बताना, जब वह ठीक हो जाएंगे उन्हें खुद बताऊंगा। क्या उसके बॉस का मतलब यह है कि सब कुछ हो जाने के बाद देवेंद्र जी तक ये खबर पहुंचे? लेकिन इतनी बड़ी दो परिवारों के बीच रिश्ता टूटने वाली बात आपकी तरफ है, लेकिन और जब देवेंद्र जी को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। इस वक्त बस एक ही उम्मीद की जा सकती है कि यह खबर जल्दी ना फैले, वरना इस वक्त देवेंद्र जी की हालत ऐसी नहीं है कि वह और शौक बर्दाश्त कर पाए। वही ओबरॉय मैंशन में श्रवण जी और सीता जी शांति से अनामिका के आने का इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। देवेंद्र जी के इंसिडेंट की वजह से रो रो कर नताशा का आंखें लाल हो गई थी, इसलिए वह नीचे नहीं आई थी और उसने झूठ बोल दिया कि उसने खाना खा लिया है और अपने रूम में छुपी हुई थी। उसे डर था कि इस बारे में उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो वह लोग नाराज होंगे।
दिन के बाद आमिका ने थोड़ी देर अपने पेरेंट्स से बात की और फिर अपने रूम में ऊपर चली गई बात लेने के लिए। श्रवण जी और सीता जी सोफे पर बैठकर बात ही कर रहे थे, तभी एक सर्वेंट ने जल्दी से आकर कहा, सर, मैडम देवांश सर आए हुए हैं। वह सर्वेंट थोड़ा पैनिक कर रहा था क्योंकि देवांश सिंघानिया बहुत ही बड़ा नाम था। उसे लोग कोल्ड हार्टेड और रुथलेस कहते थे। न सिर्फ वह नौकर, बाकी सारे सर्वेंट स्वीट डरे हुए थे। श्रवण जी और सीता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। देवांश, वो क्यों आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता चल गया हो कि अनु वापस आ गई है? शायद यही कारण होगा। जल्दी से अंदर लेकर आओ। श्रवण जी भी थोड़े कंफ्यूज थे, अब वो लोग क्या करेंगे। जल्दी ही देवांश लिविंग रूम के अंदर आया। अपने डैशिंग फीचर्स और हाईएस्ट टेस्ट के साथ उसका प्रेजेंस एक राजा की तरह था और उसके वहां आते ही एक पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।